हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को हमने टाउ से रिप्रेजेंट किया था और मीन फ्री पाथ को हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया था। करेक्ट। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में एक फॉर्मूला भी देखा था, I इक्वल टू NEAVD। करेक्ट। मोबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया और हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी देखा। करेक्ट। स्केलर फॉर्म की बात करें तो V इक्वल टू RI होता है और जो हमने वेक्टर फॉर्म देखा था उसमें हमने लिखा था J इक्वल टू सिग्मा ई, जहाँ पर J करंट डेंसिटी था और सिग्मा हमारा कंडक्टिविटी था और E इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की हुई हैं। अब इसके बिहार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1। द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो आर शोन बिलो, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस AB, CD एंड EF। तो यहाँ पर हमें एक कंडक्टर दिया है जो रेक्टेंगुलर शेप का है। करेक्ट। जिसकी लेंथ है A, विड्थ है B और उसकी हाइट यहाँ पर C दे रखी है, ABC। ये आपको दिख रहा होगा A, B एंड C। अब हमें करना क्या है, इसमें रेजिस्टेंस बताना है इसका। अगर बैटरी को अक्रॉस AB कनेक्ट किया जाए, ये A टर्मिनल हो गया। करेक्ट। और ये B हो गया। अगर बैटरी को AB टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट करें, जैसे लेट सपोज A पे पॉजिटिव लगा दिया बैटरी का और B पर नेगेटिव लगा दिया, तो ये जो कंडक्टर है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये हमें बताना है। करेक्ट। हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाय ए, ये तो हमें मालूम है। और रो यहाँ पर क्या होती है, रेजिस्टिविटी। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। L क्या है, लेंथ, और A है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर मैं AB के क्रॉस निकाल रहा हूँ, मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ AB के क्रॉस। करेक्ट। सो रेजिस्टिविटी है रो। अब करंट हमारा यहां से एंटर कर रहा है। करेक्ट। यहां से एंटर कर रहा है, तो जब करंट यहां से ए से एंटर करेगा तो ये जो सी है वो लेंथ होगी हमारी। ये क्रॉस सेक्शन क्या होगा, क्रॉस सेक्शन होगा ये। जब करंट ए टू बी जा रहा है तो ये क्रॉस सेक्शन होगा। जैसे मान लो कि ये है हमारा रेक्टेंगल। करेक्ट। करंट यहां से एंटर किया तो ये तो हो जाएगा पूरा क्रॉस सेक्शन और ये हो जाएगी हमारी लेंथ। ये क्लियर हो रहा है। तो रो सी बाय लिखेंगे हम लोग ए बी होगा क्रॉस सेक्शन। अब ऐसे ही अगर मैं लिखूं दूसरा है सी डी के क्रॉस। करेक्ट। तो सी डी मतलब यहां से एंटर कर रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है। तो आप खुद सोचो। अब ये कंप्लीट हो गया। अब सी डी को इमेजिन करो, तो करंट यहां से जा रहा है और यहां से निकल रहा है। करेक्ट। डी इसके पीछे वाला है, ये नहीं है, ऊपर वाला नहीं है ना, ये है डी। ये समझ में आ रहा है, ये यहाँ होगा, यहाँ इसके पीछे पीछे होगा इसके। ठीक है। तो ऐसे एंटर कर रहा है और ऐसे बाहर निकल रहा है। जब ऐसे एंटर करेगा तो ये लेंथ बन जाएगी और ये क्रॉस सेक्शन बनेगा। क्या ये क्लियर हो रहा है, ये क्रॉस सेक्शन होगा और ये है लेंथ बी। तो जब मैं लिखूंगा सी डी के रेजिस्टेंस, सी डी में रो, लेंथ बनेगी बी और क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ए इंटू सी। क्या ये क्लियर है। तो हमें ए बी भी पता चल गया और सी डी भी पता चल गया। करेक्ट है। अब आपको बताना है ई एफ, और ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। आप खुद से इसे ट्राई करेंगे और आंसर को कमेंट बॉक्स में डालेंगे। करेक्ट। ई एफ के अक्रॉस क्या होगा। ये क्लियर है सभी को, तो इसे नोट कर लो। Now let's see next question. A cylindrical tube of length L has inner radius A while outer radius B. What is the resistance of the tube between its and its inner and outer surface? The resistivity of the material is rho. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ है L। करेक्ट। और उसकी इनर रेडियस है सिलेंडर का A एंड आउटर रेडियस है B। करेक्ट। इसमें दो पार्ट हमें पूछा गया है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इट्स एंड्स के अक्रॉस। मतलब अगर बैटरी को मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं तो हमारा करंट यहां से एंटर होगा और यहां से एग्जिट करेगा। करेक्ट। तो एंड्स के अक्रॉस अगर मैं बैटरी को कनेक्ट करता हूं तो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये सिलेंडर। फर्स्ट पार्ट में तो ये बताना है। सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि इनर एंड आउटर
सरफेस के अक्रॉस क्या होगा, ये इनर सरफेस है और ये आउटर है, करेक्ट। तो जैसे मान लो ये सिलेंडर है, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है, तो इसके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस से ऑफर करेगा ये भी हमें निकालना है इसमें। तो ये दो पार्ट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। अब हमें बेसिक फॉर्मूला तो पता है रेजिस्टेंस का क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाय ए, इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में रो दी हुई है और इससे बोल देता हूँ आर वन, फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहा हूँ। तो आर वन इक्वल टू रो, लेंथ है एल डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो फर्स्ट पार्ट में एंड्स के क्रॉस करना है, तो करंट यहां से एंटर कर रहा है और यहां से एग्जिट कर रहा है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है हमारा, ये है क्रॉस सेक्शन, ये है क्रॉस सेक्शन, ये है क्रॉस सेक्शन। ये क्लियर हो रहा है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कितना, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा हमारा रेजिस्टेंस। क्या ये क्लियर हुआ, रो एल बाय पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट। अब बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या हो रहा है। बी पार्ट में अगर हम बात करें, हमें फाइंड आउट करना है इनर एंड आउटर सरफेस के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है, मतलब यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है, ये क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं, ये हो गया हमारा सिलेंडर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सिलेंडर में एक रिंग कंसिडर करते हैं। तो एक रिंग ले लेते हैं, ये रिंग ले ली, ऑलराइट। और ये जो रिंग है इसकी जो रेडियस है वो है x, और थिकनेस ऑफ द रिंग है dx, करेक्ट। थिकनेस है dx, ठीक है, ये भी क्लियर है हमको, थिकनेस dx है और x इसकी रेडियस है। अब अगर मैं रेजिस्टेंस लिखूं इस रिंग का वो कितना होगा, तो उसे मैं लिख सकता हूं डी आर इक्वल टू, इस छोटी सी रिंग का लिख रहे हैं हम लोग, तो डी आर इक्वल टू रो, करेक्ट। फिर चाहिए लेंथ, तो करंट ऐसे एंटर कर रहा है, तो ये जो है dx वो लेंथ है। क्या ये आप इमेजिन कर पा रहे हो, लेंथ इसमें क्या होगी dx। और जो एरिया होगा वो क्या होगा, जो सिलेंडर का एरिया है वही होगा, करेक्ट। ये आपको सर्कल दिख रहा है पर ये सर्कल नहीं है, ये सिलेंडर है। 3D में इमेजिन करो, ये यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो तो अभी ये फ्रंट व्यू है इसका, पर ये है तो सिलेंडर। तो जो एरिया होगा वो कितना होगा, 2πx इंटू एल, करेक्ट। ये एरिया हमारा 2πx इंटू एल। तो ये छोटी सी रिंग जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है वो है। अब पूरी सिलेंडर की वजह से लिखना है तो इंटीग्रेट करना होगा, तो इसे इंटीग्रेट करते हैं। एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी, इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस है बी, सो ए टू बी इज लिमिट इंटीग्रेशन। ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब एक न्यू पेज ले लेते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर हो जाएगा R2, इसे R2 बोल देते हैं, करेक्ट। और इसको भी आप dr2 dr2 ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा R2। क्या ये क्लियर हो रहा है। उसके बाद में रो 2πl कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू रूल, उन्हें बाहर लेके जाओ इंटीग्रेशन के। अंदर क्या बच रहा है, 1/x dx, और लिमिट क्या है a टू b। अब आपको 1/x का इंटीग्रेशन तो पता है log x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो log b माइनस log a होगा, जिसे आप log b बाई ए भी लिख सकते हो। log प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। तो R2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर रो 2πl log
इसको log x करेंगे, मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ये log x हो गया और लिमिट हो जाएगी इस बार a to b। इनको पुट करते हैं तो रो 2πl log b माइनस log a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? लिमिट्स रख दी। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है लॉग में, log b माइनस log a हुआ तो उसे log b बाई ए भी लिख सकते हैं, वही प्रॉपर्टी का यूज किया है यहाँ पर। तो रो 2πl log b बाई ए, ये फाइनली हमें आंसर मिल रहा है। तो आप देख रहे हो एक ही सिलेंडर में अगर आप टर्मिनल चेंज कर रहे हो, बैटरी के आपने कहाँ कनेक्ट किया उसे चेंज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस चेंज हो जा रहा है। करेक्ट, ये क्लियर हो रहा है आपको? जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने इस और इसके बीच में कनेक्ट किया है, इस करेक्ट एंड्स के अक्रॉस हमने कनेक्ट किया है बैटरी को, तब जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था वो ये था रो एल बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब हमने इनर और आउटर सरफेस के अक्रॉस कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया। तो जो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है वो टर्मिनल पर डिपेंड कर रहा है कि आपने कहाँ कहाँ पर बैटरी के टर्मिनल कनेक्ट किए हुए हैं या किसके अक्रॉस आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो। तो एक ही ऑब्जेक्ट का, एक ही कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। करेक्ट, वो डिपेंड करेगा कि आपने बैटरी किस और किस टर्मिनल के बीच में कनेक्ट की हुई है, उस चीज पर वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इस ये चीज डिपेंड करेगी। ये क्लियर हो रहा है आपको? ऑलराइट, तो इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Let's see next question. If a wire is stretched to n times its length, find the new resistance if the original resistance of wire was R. तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमारे पास एक वायर है, करेक्ट, हमारे पास में एक वायर है और उस वायर की लेंथ है लेट सपोज L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया है लेट सपोज A। सो रेजिस्टेंस इसमें ऑलरेडी हमें गिवन है, जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है वायर का वो है R, तो R इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रो L बाई ए। अब हमने क्या किया, इस वायर को स्ट्रेच किया, करेक्ट, स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स लेंथ, n टाइम्स उसको स्ट्रेच कर दिया है। अगर n टाइम स्ट्रेच करेंगे तो जो न्यू लेंथ होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी ln, करेक्ट, और एरिया हो जाएगा लेट सपोज a डैश। ये क्लियर हो रहा है? तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो हमें बताना है कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ओल्ड रेजिस्टेंस तो कैपिटल R है, न्यू रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है इसमें। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है, करेक्ट, बिफोर स्ट्रेचिंग एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग वॉल्यूम तो सेम ही रहना चाहिए। तो इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो इधर लिख सकते हैं ए एल, करेक्ट, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, लेंथ एल थी, फाइनल एरिया हमारे पास में पता नहीं क्या है तो ए डैश ले लेते हैं, और लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि एल एन है। तो यहाँ से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो न्यू एरिया हमारा आ रहा है वो आ रहा है ए बाई एन, करेक्ट, ये हमारा न्यू एरिया है। ठीक है, तो न्यू रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यू रेजिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं रो न्यू लेंथ जिसे बोल देता हूँ एल डैश एंड न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया जिसे बोल देते हैं ए डैश। सो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा रो एल डैश, क्या होगा यहाँ पर, एल डैश हो जाएगा हमारा एल एन, एंड जो न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हो जाएगा ए बाय एन, करेक्ट। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एन को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू एन ऊपर जाएगा तो एन स्क्वायर रो एल बाई ए, और ये जो आपको रो एल बाई ए दिख रहा है वो क्या है, ओल्ड रेजिस्टेंस। सो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा एन स्क्वायर आर, करेक्ट, तो न्यू रेजिस्टेंस होगा एन स्क्वायर आर। ये समझ में आया आपको? तो अगर मैंने वायर को एन टाइम्स स्ट्रेच किया है तो न्यू रेजिस्टेंस एन स्क्वायर आर हो रहा है, मतलब एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ जा रहा है रेजिस्टेंस, करेक्ट, एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ रहा है। अब मान लो कि मैं वायर को डबल स्ट्रेच करता हूँ, एल लेंथ है उसे 2L स्ट्रेच करता हूँ, उसकी लेंथ 2L बना दूँ, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, करेक्ट, अगर वायर को 2 टाइम्स स्ट्रेच कर रहे हैं तो एन हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर होगा तो 4, तो 4 इंटू आर करेंगे तो 4R आ जाएगा, तो न्यू रेजिस्टेंस 4R होगा अगर वायर को
2 टाइम स्ट्रेच किया जाए, ऐसे 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दें वायर को, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, देन हो जाएगा 9R, क्योंकि n की वैल्यू 3 होगी। ऐसे 4 टाइम्स करेंगे तो 16R हो जाएगा, और 100 टाइम करेंगे तो 100 का स्क्वायर इंटू R कर देंगे। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि वायर को स्ट्रेच किया गया है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, करेक्ट। तो बस आपको इस फॉर्मूले का यूज कर लेना है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया आपके पास में। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, 3.5 टाइम्स, जो भी उसने क्वेश्चन में बोला है, एन की वैल्यू वो रख देनी है और सिंप्लीफाई करना है, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। ये पूरी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप अपना टाइम सेव कर पाओगे एग्जाम में, करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, सो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। Now let's see next question. The wire is stretched to increase the length by 1%. Find the percentage change in the resistance. So इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लेंथ को 1% इंक्रीज किया जा रहा है, तो रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को किया था, करेक्ट। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, 1% करने पर न्यू लेंथ क्या होगी, न्यू एरिया क्या होगा, करेक्ट। उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जो भी आपका आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में पुट करोगे। ऑलराइट, तो इसे नोट करो। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रो एंड आर। यहाँ पर ये जो आपको रो एंड आर दिख रहा है, रो रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टिविटी को एंड आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस को। तो ये जो रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। अगर आपको याद हो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास एक रॉड है और लेट सपोज उसकी इनिशियल लेंथ है L0, अगर उसको हीट किया जाए तो उसमें एक्सपांशन होगा, जो फाइनल लेंथ होगी उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था L0 1 प्लस अल्फा डेल टी, करेक्ट। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। यहाँ पर डेल टी चेंज इन टेम्परेचर था, L0 इनिशियल लेंथ थी, LF फाइनल लेंथ है, करेक्ट। और अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट था, थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट हमने डिस्कस किया था वहां पर। तो इस फॉर्मूले से हम फाइनल लेंथ बता सकते थे। उसी तरीके से हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। अगर हमें रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर T निकालनी है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे रो एफ इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। रो एफ फाइनल रेजिस्टिविटी है, रो नॉट इनिशियल रेजिस्टिविटी है, 1 प्लस अल्फा डेल टी, करेक्ट। यहाँ पर ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, या फिर रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं अल्फा को यहाँ पर, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर हम लोग अल्फा फॉर्मूले में रो एफ इक्वल टू रो नॉट हमने लिखा है, तो ये रेजिस्टिविटी है, तो इसको हम कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोल देते हैं, और यहाँ पर बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, करेक्ट। सो इन फॉर्मुलों का हम लोग यूज करेंगे फाइनल रेजिस्टिविटी और फाइनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का। यहाँ पर जो आपको रो नॉट एंड आर नॉट दिखाई दे रहा है वो क्या चीज है? अगर हम रो नॉट की बात करें तो रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी एट द रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट। और रेफरेंस टेम्परेचर हमने लिया किसको है, हम लोग लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो कोई हमारे पास मेटल है, लेट सपोज, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस उसका मेजर किया, वो ही होगा हमारा रो नॉट और आर नॉट, करेक्ट। फिर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, लेट सपोज हमने कर दिया 20 से 50 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। तो हमने जो टेम्परेचर चेंज किया 30 डिग्री सेल्सियस का, उसकी वजह से कितना रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी चेंज हुआ है, तो हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आपको ये याद रखना है, रो नॉट और आर नॉट यहाँ पर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस है रेफरेंस टेम्परेचर, और रेफरेंस टेम्परेचर हमने लिया 0 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस पर। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अल्फा पॉजिटिव होगा कंडक्टर के लिए और नेगेटिव होगा सेमीकंडक्टर के लिए, करेक्ट। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल। तो ये भी आपको याद रखना है, जब टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल होगा तभी ये फॉर्मूले वर्क करेंगे। अगर बहुत ज्यादा लार्ज है डिफरेंस तो ये फॉर्मूले काम नहीं करेंगे, तो इनकी लिमिटेशन हो गई है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, करेक्ट, कैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज होगी टेम्परेचर के बदलने पर। ऑलराइट, इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके बिहाफ पर। Let's see one question on the basis of this concept. The resistance of thin silver wire is 1 ohm at 20 degrees Celsius. The wire is placed in liquid and its resistance raises to 1.2 ohm. What is the temperature of the liquid? Here alpha equal to 10 raised to minus 2 per degree Celsius. तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस पर थिन सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस था 1 ओम, करेक्ट। उसे हमने लिक्विड में डाला
तो रेजिस्टेंस हो गया 1.2 ओम। तो उस लिक्विड का हमें टेम्परेचर बताना है और अल्फा की वैल्यू 10⁻² पर डिग्री सेल्सियस। सो हमें पता है R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टी होता है, ये फॉर्मूला हमें मालूम है, करेक्ट। तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना है, ये आपको दिख रहा है आर, वो क्या है फाइनल रेजिस्टेंस, जो कि हमारे पास है 1.2 और इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है 1। सो 1 प्लस अल्फा डेल्टी। अब इसके बाद में से सिंप्लीफाई करते तो 1.2 और 1 को इधर लेकर जाएंगे तो जगह 1.2 माइनस 1, सो इट इज 0.2। सो 0.2 इक्वल टू अल्फा डेल्टी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डेल्टी फाइंड आउट कर लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टी इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय अल्फा, एंड अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन 10⁻²। अब 10⁻² ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो डिफरेंस इन टेम्परेचर आ रहा है वो 20 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। अब आप डेल्टी को क्या लिख सकते हो, डेल्टी को आप लिख सकते हो फाइनल माइनस इनिशियल, और इसकी वैल्यू कितनी है 20। अब फाइनल हमें नहीं पता है, बट इनिशियल टेम्परेचर कितना था वायर का, वो था 20। सो टी एफ नहीं पता है, बट टी आई वी नोज इट इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर डिपेंड करेगा लिक्विड के टेम्परेचर बस, जो वायर है उसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा लिक्विड के टेम्परेचर के बराबर होगा, और लिक्विड का हमें निकालना है, राइट। सो इनिशियल टेम्परेचर 20 और फाइनल टेम्परेचर लिक्विड के बराबर होगा, तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो जो फाइनल टेम्परेचर होने वाला है वो मिलेगा 40 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट, वायर का, और यही हमारा लिक्विड का भी टेम्परेचर होगा। तो लिक्विड का टेम्परेचर कितना था 40 डिग्री सेल्सियस पर था, करेक्ट। 40 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड में इस वायर को हमने डाला था, तो उसका रेजिस्टेंस 1.2 ओम हो गया 1 ओम से। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्या इस क्वेश्चन में हो रहा है, इसे नोट कर लो। Let's see next question. For a material, alpha varies with temperature as alpha equal to AT square plus BTQ. What will be its resistance at T degree Celsius if at 0 degree Celsius its resistance is R naught? So अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस R नॉट है तो T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमें बताना है। और यहाँ पर जो अल्फा है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, मतलब टेम्परेचर बदलने पर अल्फा वेरी करेगा। तो अगर मैं चेंज इन रेजिस्टेंस लिखूं स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के लिए, तो क्या लिख सकता हूं उसको, डी आर इक्वल टू आर नॉट अल्फा डी टी। तो अगर टेम्परेचर में बहुत ही स्मॉल सा चेंज किया जाए तो स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस होगा आर नॉट अल्फा डी टी। ये क्लियर है। अब हमें 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस आर नॉट दिया है और टी पर हमें निकालना है, तो हम लोग इसे करेंगे इंटीग्रेट। एंड लिमिट क्या होनी चाहिए इंटीग्रेशन की, तो अगर आप सोचो तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है वो है आर नॉट, करेक्ट। यहाँ पर हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, करेक्ट। तो रेजिस्टेंस की लिमिट होंगी यहाँ पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस आर नॉट, करेक्ट। तो टी डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस होगा वो है लेट सपोज आर। ये क्लियर हो गया आपको। अब अल्फा की वैल्यू रख लेते हैं और डी आर का इंटीग्रेशन करते हैं। तो डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर आएगा, लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट आर माइनस लोअर लिमिट आर नॉट इक्वल टू, अब इसमें से आर नॉट कॉन्स्टेंट है उसे बाहर लो, अल्फा है हमारे पास में ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यू डी टी, करेक्ट। तो सिंप्लीफाई करते हैं आर माइनस आर नॉट इक्वल टू आर नॉट, करेक्ट। इंटीग्रेशन करेंगे टी स्क्वायर का तो टी क्यू बाई 3 हो जाएगा, तो उसे इंटीग्रेट करते हैं प्लस यहाँ पर टी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी पावर 4/4 0 टू टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 तो 0 रखो तो सब कुछ 0 हो जाएगा, और टी रखोगे तो यही मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आर माइनस आर नॉट को भी इधर लेके जाओ, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, आर नॉट प्लस आर नॉट ए टी क्यू बाई 3 प्लस बी टी पावर 4/4। तो फाइनली हमें ये मिल रहा है और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, करेक्ट। तो टी डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा आर नॉट प्लस आर नॉट ए टी क्यू बाई 3 प्लस बी टी पावर 4/4। ये है हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसे नोट कर लो।
Let's see next question. A conductive wire has resistance 10 ohm at 0 degree Celsius and alpha is 1 by 273 degree Celsius. Then determine its resistance at 270 degree Celsius. तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है 273 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, करेक्ट। और 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस हमें 10 ओम दिया है और अल्फा की वैल्यू 1 बाई 273 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। ये अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा है, करेक्ट। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता है और 273 पे फाइंड आउट करना है। तो हम R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टी तो यूज नहीं कर सकते, करेक्ट। तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा बेसिक से। अगर मैं dt जितना टेम्परेचर चेंज करूं तो रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो dr इक्वल टू आर अल्फा dt होगा, करेक्ट। आर अल्फा dt इक्वल होगा dr के। अगर आप dt जितना टेम्परेचर चेंज करते हो तो dr जितना रेजिस्टेंस चेंज होगा, ये हमें क्लियर है। अब उसके बाद में dr बाय आर इक्वल टू होगा अल्फा dt। उसके बाद में आप दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे और लिमिट पुट करोगे। यहाँ पर टेम्परेचर की लिमिट होगी और यहाँ पर रेजिस्टेंस की लिमिट होगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्फा की वैल्यू रखोगे और इंटीग्रेट करोगे और सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, तो ये बाकी का पूरा प्रोसीजर कैलकुलेशन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है। कोई भी डाउट आएगा आपको इसमें तो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, करेक्ट। और आंसर आ जाता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पुट करोगे तो मैं देख लूंगा इसको और इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो चैप्टर था वहां पर हमने डिस्कस किया था। वहां पर हमने बोला था किसी भी जंक्शन से जो नेट चार्ज पास हो रहा होगा वो जीरो होगा, या फिर बोले तो जो भी जंक्शन पे आने वाला चार्ज है और जाने वाला चार्ज है वो इक्वल होगा, करेक्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। अब वहां पर हमने चार्ज लिया था और यहाँ पर हम लोग करंट ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेट करंट जो भी किसी भी जंक्शन से पास हो रहा होगा या नोड से पास हो रहा होगा वो जीरो होगा, या फिर बोल सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये भी बोला जा सकता है। तो जैसे कि मान लो हमारे पास एक सर्किट है कुछ इस टाइप से, करेक्ट। ये पार्ट ऑफ द सर्किट हो गया और ये है हमारा नोड। तो यहाँ पर I1 करंट आ रहा है, I2, I3 और ये है I4। तो जो नेट करंट पास हो रहा होगा इस नोड से वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ। सो I1 प्लस I2 प्लस I3, जो जंक्शन पे आने वाला करंट है उसे मैंने पॉजिटिव ले लिया और जो जा रहा है उसे नेगेटिव ले लिया, इसलिए मैंने I4 को नेगेटिव लिखा है। इन सबका सम करोगे तो इक्वल टू जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ। ये जो किरचॉफ करंट लॉ है वो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, करेक्ट। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब ये तो हमारा हो गया, करेक्ट, कि किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है। फिर याद करो हमने साइन कन्वेंशन के बारे में भी डिस्कस किया था, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं साइन कन्वेंशन को, क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर भी। तो साइन कन्वेंशन के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। तो अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो लेट सपोज एक बैटरी है हमारे पास में, और हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं और बैटरी का पोटेंशियल है V, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो माइनस V आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा प्लस V। अभी भी इसी डायरेक्शन में हम लोग केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट, केवीएल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट। और जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या आया, हायर पोटेंशियल, फिर लोअर पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है इसलिए नेगेटिव लगाया और यहाँ पर
लोअर टू हाई जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज किया तो प्लस वी, तो ये हम साइन कन्वेंशन अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में जैसे मान लो रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो कर रहा है आई, रेजिस्टेंस आर है, केवीएल हम लोग लेफ्ट टू राइट अप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमने केवीएल अप्लाई किया है, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो इधर लिखेंगे माइनस आई आर। कितना पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है? माइनस आई आर जितना। फिर से एक रेजिस्टेंस है और करंट अब राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रहा है और केवीएल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। इस केस में करंट और केवीएल जो अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस आई आर। तो ये साइन कन्वेंशन हमने एज्यूम किए और इन्हीं साइन कन्वेंशन को हम लोग फॉलो करेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Now let's see one question on the basis of this concept. Determine the current flowing through each branch of the circuit. इस क्वेश्चन में हमें करंट बताना है, हर ब्रांच में कितना फ्लो कर रहा है ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं केसीएल की हेल्प से, किरचॉफ करंट लॉ की हेल्प से सॉल्व करेंगे, करेक्ट। तो इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट पे आप जीरो पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर जीरो एज्यूम कर लेता हूँ। अब अगर मैंने यहाँ पर जीरो एज्यूम किया तो यहाँ पर भी जीरो होगा, और अगर यहाँ पर भी जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर जीरो होगा, और यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर जीरो होगा। अब यहाँ पर कितना होगा? अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ तो इसके रेफरेंस में मैं पोटेंशियल लिखूंगा। तो यहाँ पर जीरो है, मैं गया लोअर टू हायर तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो इस पॉइंट का हो जाए -10 वोल्ट। तो अगर मैंने इस पॉइंट का जीरो जिम किया है तो उसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का -10 वोल्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जीरो है तो इस पॉइंट का कितना होगा? लोअर टू हायर का पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अभी अभी हमने साइन कन्वेंशन डिस्कस किए थे, तो यहाँ पर जो +2 वोल्ट, ये क्लियर है, करेक्ट। अब मुझे यहाँ का नहीं पता यहाँ का कितना है, तो यहाँ का मैं एज्यूम कर लेता हूँ x, करेक्ट। अब अगर मैंने यहाँ का x एज्यूम किया तो इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का कितना होगा? x-1, ये क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम हायर टू लोअर गए तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो अगर यहाँ का x माना है तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ का x-1 हो जाएगा। तो अभी मुझे हर नोड का पोटेंशियल पता चल चुका है, ये क्लियर हो रहा है आपको। अब ये जो x नोड है, यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1 इस ब्रांच में, इसमें जा रहा है I2 और इसमें जा रहा है I3। हमें यही I1, I2, I3 फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है करंट कितना फ्लो कर रहा है ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट में से। तो I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लोग KCL अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू KCL नेट करंट पासिंग फ्रॉम एनी नोड इज ऑलवेज जीरो, करेक्ट। तो अगर मैं सम करूं I1, I2, I3 तो ये कितना मिलेगा मुझे? जीरो। अब I1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो? I1 करंट वो है जो करंट पास कर रहा है R1 रेजिस्टेंस से। ये R1 हो गया, लेट सपोज ये R2 हो गया और ये R3 रेजिस्टेंस हो गया। तो जो I1 करंट है वो R1 रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, तो हमें पता है V इक्वल टू RI होता है, तो I इक्वल टू V/R होता है, करेक्ट। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए R1 के अक्रॉस और मैं उसे रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं पोटेंशियल डिफरेंस से, तो मुझे I1 पता चल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 ओम के अक्रॉस, x -10 वोल्ट, करेक्ट। तो I1 को मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस, और माइनस आएगा पोटेंशियल डिफरेंस लिखते तो x आए माइनस, और -10 वोल्ट है तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो x +10 वोल्ट। ये क्लियर हो रहा है। डिवाइडेड बाय, आपको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना, रेजिस्टेंस है 1 ओम, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब I2 देखो, I2 को क्या लिखेंगे हम लोग? I2 R2 रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना है R2 के अक्रॉस, x -2, और रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। अब जो I3 करंट है वो किससे पास कर रहा है? R3 रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा x -1 -0, तो हम लिखेंगे इसे x -1, और रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, इक्वल टू 0 लिख दो। अब इसे सिंप्लीफाई करो, x +10 x -2 प्लस x -1 इक्वल टू 0। x करोगे 3x हो जाएगा, +10 -2 -1 तो जब +7 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? -7/3 वोल्ट। तो इस नोड पर आपको पोटेंशियल मिल चुका है, ये -7/3 वोल्ट है, करेक्ट। अब पोटेंशियल मिल गया, अब मैं I1 फाइंड आउट कर लेता हूं। तो I1 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, ये जो आपको दिख रहा है x +10/1,
दिस इज व्हाट, दिस इज I1। x माइनस 2/1 क्या था, I2 था, और x माइनस 1/1 I3 था। मतलब आप x की वैल्यू रखो तो I1 I2 I3 आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं I1 कितना है, x प्लस 10, और x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है -7/3, करेक्ट, प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1 को रहने देते हैं, करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा, ये इसका एलसीएम लेंगे तो -7 प्लस 30/3, करेक्ट। तो प्लस 30 -7 गए तो प्लस 23 हो जाएगा, तो 23/3 एम्पियर, ये हो गई हमारी I1 की वैल्यू। ये क्लियर हुआ। अब सिमिलरली I2 फाइंड आउट करते हैं। I2 कितना होगा, x माइनस 2/1, x कितना होगा यहाँ पर -7/3 -2। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? सो -7/3 -2, करेक्ट, ये क्लियर है। अब इसका एलसीएम लो तो कितना आएगा, ये 7 और -7 -6, ये क्लियर हो रहा है। तो ये जो -13/3 एम्पियर, क्या ये क्लियर है आपको? अब I3 निकाल लो। I3 कितना होगा, x माइनस 1 -7/3 -1, और इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, -7 -3 मतलब -10/3। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? और नेट 0 होना चाहिए। अगर आपको चेक करना है आपकी कैलकुलेशन सही है या नहीं है, तो आपको पता है अगर तीनों को ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो 23/3 प्लस -13/3 -10/3 आप ऐड करके देख लो, आपको 0 मिल जाएगा। -13 -10 करो -23 -23 प्लस 23 0 हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो ये आपके आंसर्स हो गए। ये I1 I2 I3 आपके करंट है जो कि इन ब्रांचेस में से पास हो रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमें करंट फाइंड आउट करना है, कैसे हम KCL की हेल्प से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो इस मेथड का अगर आप यूज करोगे तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इस क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस ए पॉइंट पर। तो मैं पोटेंशियल अज्यूम कर लेता हूं ए पॉइंट पर x, करेक्ट। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं किरचॉफ करंट लॉ की हेल्प से, KCL की हेल्प से। तो किरचॉफ करंट लॉ में हमें पता है जो भी नेट करंट पास कर रहा होगा इस ए नोड से वो 0 होना चाहिए। ये तो हमें क्लियर है, करेक्ट। अब अगर मैंने ए पॉइंट पे x किया है तो इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं, है ना। हायर टू लोअर जा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 15, करेक्ट। अगर इस पॉइंट पर x है तो इस पॉइंट पर भी हम बता सकते हैं जो कि होगा x माइनस 20। ये क्लियर है आपको? ठीक है। अब ए नोड से लेट सपोज यहां पर जा रहा है I1 करंट, यहां जा रहा है I2 करंट, यहां पर I3 करंट, और यहां पर जा रहा है हमारा I4 करंट। तो इन सभी करंट का अकॉर्डिंग टू KCL जो समीशन होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 अगर आप करोगे तो ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये क्लियर है? ऑल राइट। अब I1 को क्या लिख सकते हो, I1 जो हमारा करंट है वो 2 ओम रेजिस्टर से पास कर रहा है। इस फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन्हें नंबरिंग कर देते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सकें। तो जो फर्स्ट रजिस्टर है 2 ओम्स है उससे पास कर रहा है I1, करेक्ट। तो I1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम जो कि x माइनस 15, करेक्ट, और यहां पर है प्लस 20। तो x माइनस 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया I1। I2 को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं ये जो 1 ओम है सेकंड रजिस्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल की बात करूं तो x माइनस 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1। और I3 को क्या लिख सकते हैं, I3 करंट पास कर रहा है हमारा 1 ओम से थर्ड रजिस्टर से, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा x माइनस माइनस 30 मतलब x प्लस 30 हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है आपको, डिवाइडेड बाय 1। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो फोर्थ रजिस्टर है 2 ओम उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना लिखेंगे x, और यहाँ पर -50 है, ये बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होना चाहिए +45 वोल्ट।
क्या ये क्लियर हो रहा है? +45 नहीं, यहाँ पर -50 है तो यहाँ पर -45 होना चाहिए, करेक्ट। +5 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो -50 वोल्ट से यहाँ पर हो जाएगा +45 वोल्ट। ये क्लियर है? पोटेंशियल गेन होगा यहाँ पर 5 वोल्ट जितना, तो -45 बचेगा। ये भी हमें क्लियर हो गया। तो 2 ओम जो फोर्थ वाला रजिस्टर है, इसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल लिखूंगा तो लिखूंगा x, और इस पॉइंट का पोटेंशियल है -45, x माइनस -45 मतलब +45 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। ये लिख सकते हो आप। अब आगे क्या करना है आपको, ये हमारा x है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो, तो जो x -35 -15 -20 -35 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर लिखोगे प्लस x -30, इसे लिखोगे x +30, ये होगा x +45 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, सो ये हो जाएगा x -35 प्लस 2x -60 प्लस 2x प्लस 60 प्लस x प्लस 45 इक्वल टू 0, करेक्ट। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर ये -60 प्लस 60 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्लियर है। x प्लस 2x प्लस 2x प्लस x, तो ये 6x हो जाएगा। सो 6x -35 और ये +45, तो ये होगा +10 बचेगा यहाँ पर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आपको मिल रहा है -10 डिवाइडेड बाय 6, सो x इक्वल टू मिलेगा -5/3 वोल्ट। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल चुका है। ये जो ए नोड है उस पर ये हमें निकालना था पोटेंशियल क्या होगा, तो केसीएल की हेल्प से हमने आंसर फाइंड आउट किया -5/3 वोल्ट। सो आई होप आपको ये मेथड क्लियर हुई होगी, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, या इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये आपको समझ में आया होगा। इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। Let's see next topic, Kirchhoff voltage law. So what is the statement of Kirchhoff voltage law? The algebraic sum of all the potential differences along a closed loop is 0. अगर हम लोग एक क्लोज लूप लें और उसमें जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं उन सभी का एल्जेब्रिक सम करें तो वो ऑलवेज 0 मिलता है। ये है हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है इट इज द बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसको हमें अप्लाई कैसे करना है। तो लेट सपोज हमारे पास में एक क्लोज लूप है, एक क्लोज लूप ले लेते हैं। और इस क्लोज लूप में हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, बैटरी का ईएमएफ है E1 और इसका है E2, और इसमें क्लोज सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I। आपको इसमें केवीएल अप्लाई करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। हम लोग अप्लाई करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से, ये है ए पॉइंट, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉइंट का लेट सपोज पोटेंशियल है VA। फिर आगे बढ़ेंगे, रेजिस्टर आगे करंट फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो कर रहा है, तो लिखेंगे -I/R1। साइन कन्वेंशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे लेने हैं। फिर हायर टू लोअर जा रहे हैं तो -E1 आएगा। फिर आगे बढ़े, रजिस्टर आ गया, करंट की डायरेक्शन और केवीएल सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए तो -I/R2 हो जाएगा। फिर आगे गए, बैटरी लोअर टू हाई जा रहे हैं तो +E2। फिर वापस से आ गए उसी पॉइंट पर VA पर, तो इक्वल टू VA हो गया। अब VA से V को कैंसिल आउट कर दो, तो हमें मिल गया यहाँ पर -I/R1 -E1 -I/R2 प्लस E2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको केवीएल एक क्लोज सर्किट में अप्लाई करना है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कैसे हमें अप्लाई करना है, करेक्ट। इसे नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Let's see it one question on the basis of this concept. Find Vy minus Vx in the circuit shown below. इस क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है y और x के बीच में।
सो इस पॉइंट का पोटेंशियल है Vx और इस पॉइंट का पोटेंशियल है Vy। करेक्ट, हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है Vy एंड Vx के बीच में। सो हम लोग यहाँ पर KVL अप्लाई करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और x टू y हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर जो हमने साइन कन्वेंशन डिस्कस किए थे, जिस डायरेक्शन में KVL अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करेगा तो नेगेटिव साइन, अपोजिट होगा तो पॉजिटिव साइन होगा। बैटरी में हायर टू लोअर जाएंगे तो नेगेटिव साइन, और लोअर टू हायर जाते हैं तो पॉजिटिव साइन। ये हमने साइन कन्वेंशन डिस्कस किए थे, ये सारे साइन कन्वेंशन हमें यहाँ पर भी अप्लाई करने हैं। तो हम लोग x से स्टार्ट करते हैं और y की तरफ जा रहे हैं। तो पोटेंशियल एट द x पॉइंट इज लेट्स सपोज Vx, फिर आगे बढ़े, रेजिस्टेंस आ गया, करंट फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में KVL अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, तो -3 × 1। फिर आगे बढ़ेंगे, बैटरी आ गई हायर टू लोअर तो माइनस साइन, फिर आगे बढ़े, रेजिस्टेंस आ गया, माइनस साइन, 1 × 1। फिर आगे बढ़े, बैटरी हायर टू लोअर तो माइनस साइन, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस आ गया तो -2 × 1 इक्वल टू Vy। ये हमें मिल जाएगा, करेक्ट। अब हमें पूछा गया है Vy माइनस Vx कितना होगा। सो -3, -5, -1, -5, -2 इक्वल टू Vy माइनस Vx। Vx को इधर लेके जाते हैं। सो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना होगा मेरा, -5, -10, करेक्ट, -13, -14 एंड -16। सो फाइनली हमारे पास -16 वोल्ट आंसर आ रहा है। तो Vy माइनस Vx, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन y एंड x पॉइंट हमें मिल रहा है -16 वोल्ट, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक बेसिक चीजें यूज करनी है, करेक्ट। अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप ऐसे उस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Let's see next question. In the part of the circuit shown in the figure, the potential difference Vg minus Vh between the point G and H will be। तो इस क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है G एंड H पॉइंट के बीच में, करेक्ट। तो ये हमारा G पॉइंट और ये है H पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट को एनालाइज कर लेते हैं, करेक्ट। तो G पॉइंट से 4 एम्पियर करंट पास हो रहा है, हमें दिख रहा है। फिर उसके बाद वो यहाँ से पास होता है, यहाँ पर बैटरी है। फिर उसके बाद दो पाथ हैं इस नोड पर, करेक्ट। ये 2 वोल्ट बैटरी लगी हुई है, नीचे 2 ओम रजिस्टर है। तो 2 ओम से कितना करंट जा रहा है ये भी हमें नहीं पता, और 2 वोल्ट बैटरी से कितना करंट जा रहा है ये भी नहीं पता। फिर आगे चलते हैं, इस नोड को देखते हैं। इस नोड की अगर बात करें तो ऊपर जा रहा है 2 एम्पियर करंट और नीचे जा रहा है 3 एम्पियर, करेक्ट। अगर मैं इस नोड पे KCL अप्लाई करूं, किरचॉफ करंट लॉ, तो आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होना चाहिए। तो जाने वाला करंट कितना है, 2 एम्पियर एंड 3 एम्पियर, मतलब 5 एम्पियर करंट इस नोड से जा रहा है, तो आना भी 5 एम्पियर चाहिए। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू KCL हमें ये पता चल गया 5 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है। अब इस नोड की बात करते हैं, इस नोड पे बात करें तो यहाँ पर 4 एम्पियर करंट आ रहा है, करेक्ट। 4 एम्पियर करंट आ रहा है और 5 एम्पियर करंट इधर जा रहा है। तो 5 एम्पियर करंट इस नोड से जा रहा है और 4 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ से कितना आना चाहिए, 1 एम्पियर आना चाहिए। तभी ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर 5 एम्पियर जा सकता है, करेक्ट, क्योंकि 4 और 1 मिलकर 5 बना देंगे और 5 यहाँ पर चला जाएगा। तो इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू KCL, करेक्ट। ये होना चाहिए। तो इस तरीके से हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे KCL की हेल्प से। अब उसके बाद में हम लोग करेक्ट KVL अप्लाई करेंगे G2H, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, G2H हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो अब हम लोग KVL अप्लाई करेंगे, KVL अप्लाई करते हैं G2H। तो पोटेंशियल एट G पॉइंट लिख लेते हैं Vg। फिर आगे बढ़े, रजिस्टर आ गया, करंट 4 एम्पियर पास हो रहा है, करेक्ट। करंट की डायरेक्शन एंड KVL की डायरेक्शन सेम है, तो -4 × 4। फिर आगे बढ़े, बैटरी आ गई, लोअर टू हायर गए तो +2। फिर आगे बढ़े, रेजिस्टेंस आ गया, करेक्ट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में KVL की डायरेक्शन है, तो -2 × 4। फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ से टर्न ले लो, हम लोग ये पाथ फॉलो कर रहे हैं, करेक्ट। फिर यहाँ से टर्न लो। अब करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, KVL हम लोग नीचे की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, दोनों अपोजिट हैं तो प्लस साइन आएगा। साइन कन्वेंशन कैसे लेने हैं ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट। तो प्लस एंड देन 2 × 1, फिर पहुंच गए H पॉइंट पे तो इक्वल टू VH, करेक्ट। हमें फाइंड आउट करना था Vg माइनस VH। सब कुछ सही चल रहा है,
VG माइनस VH को इधर लेके जाते हैं और बाकी सबको इधर लेके जाते हैं। तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, बराबर के साइड जाएगा तो प्लस 16 -2 और ये हो जाएगा +8 और यहाँ पर है -2, करेक्ट। तो 24 - 4 20, तो फाइनली हमें आंसर मिल रहा है 20 वोल्ट। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में 20 वोल्ट हमें मिल रहा है। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? अगर ऑप्शन चेक करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 20 वोल्ट, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमने केवीएल भी अप्लाई किया और केसीएल भी अप्लाई किया हमने, करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं एग्जाम में, तो इसको नोट कर लो। फिर हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, इफ द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए इज टेकन टू बी 0, द पोटेंशियल एट द पॉइंट बी। तो इस क्वेश्चन में ये हमें सर्किट गिवन है, करेक्ट। ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल हमें लेना है वो लेना है 0। तो ए पॉइंट पर आप लोगे पोटेंशियल 0, V इक्वल टू 0। ए पर आपको 0 लेना है और आपको बताना है पोटेंशियल बी पर कितना होगा, वी भी कितना होगा ये आपको बताना है, करेक्ट। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, करेक्ट, तो आप यहाँ पर केवीएल और केसीएल अप्लाई करोगे। आपके पास दो ही वे हैं, करेक्ट, केसीएल और केवीएल अप्लाई कर सकते हो आप। तो अगर मैं केवीएल अप्लाई करता हूं तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस अगर ए टू बी लिखूं, करेक्ट, तो मैं इस पाथ के थ्रू भी जा सकता हूं, इस पाथ के थ्रू भी जा सकता हूं और इस पाथ के थ्रू भी जा सकता हूं। मेरे पास टोटल 3 चॉइसेस है, आप सोच के देखो। आप केवीएल अप्लाई करना स्टार्ट करो ए से और इस पाथ के थ्रू जाओ, पाथ नंबर 1 या पाथ नंबर 2 या पाथ नंबर 3, तीनों पाथ के थ्रू आप जा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आएगी, अगर आप पार्ट 1 और 3 यूज करोगे तो R1 और R2 तो आपको पता ही नहीं है, तो आप इसे कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, इधर दो अननोन आ गए। अगर पाथ 3 यूज कर रहे हो तो यहाँ पर ये आपको रेजिस्टेंस नहीं पता, ये अननोन है, करेक्ट। अगर पाथ 2 यूज करते हो तो आपको ये रेजिस्टेंस पता है, बैटरी का पोटेंशियल पता है और करंट आप निकाल सकते हो। अगर आप केसीएल अप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा 1 ओम से कितना करंट पास हो रहा है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में केसीएल अप्लाई करके फाइंड आउट किया था, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इसका जो भी आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, करेक्ट। जो भी आपका आंसर आता है और कोई भी डाउट है तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, कैसे करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ, करेक्ट। हिंट आपको मैंने दे दी है, तो इसे नोट कर लो।